जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के साइंस के क्लास में। क्लास नंबर 21 ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर की आपकी साइंस पूछी जाएगी। और अपना मित्र, अपना दोस्त और जो भी मेरी बहन है, अपना भाई समझ करके एक बार विश्वास कर लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहिए। अभी आपके पास टाइम है 3-4 महीने, लेकिन इस तरीके से नोट्स बनाइए कि जब आपका एग्जाम आए बस आपको उनको केवल रिवीजन करना पड़े। ठीक है, केवल और केवल रिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारी क्लासेज का जो टाइम है, जीके जीएस हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी की कंप्लीट पीडीएफ विद हरियाणा करंट अफेयर्स 230 रुपीज में आपको मिल जाएगी। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, जिसके अंदर पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नॉट एक्योर। इनमें से कौन सा है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि बाह्य निषेचन नहीं होता है। मेंढक, स्टारफिश, मछली। मैंने आपको बताया था जितने भी उभयचर प्राणी हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जल के रहने वाले, जल के अंदर जो रहने वाले जो जीव हैं, उनके अंदर जो निषेचन है, वो फर्टिलाइजेशन है, वो बाह्य निषेचन होता है। लेकिन कुत्ता जो है उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर जो है उसके ऊपर अपने शुक्राणु छोड़ देता है, और प्रत्येक जो के शुक्राणु की जो लंबी पूंछ है उसकी सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं, और शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फल स्वरूप, जिसके बाद में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसको हम बाह्य निषेचन बोलते हैं, और जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको हम इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मानव निषेचन के संबंध में भाई, यानी कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के संबंध में विचार करना है, और उपयुक्त में से बताना है सभी हैं। ऑल ऑफ द अबव आर, इनके करेक्ट बताना है। यहाँ पे लिखा नहीं है सही तरीके से, करेक्ट बताना है। पहला है द जाइगोट कीप्स डिवाइडिंग एंड चेंजिंग इनटू ए बॉल ऑफ सेल्स। ये बोल रहे हैं कि जो युग्मज है वो लगातार विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन के दौरान युग्मज बनता है, जाइगोट बनता है, और बाद में यही डेवलप होकर के भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाता है, एम्ब्रॉय के अंदर चेंजेज हो जाता है, और युग्मज जो है लगातार चेंज होकर के, लगातार डिवाइड होकर के वो सेल के गोलों के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो पहला सही है इसके अंदर। नेक्स्ट है द सेल स्टार्ट ग्रुपिंग टुगेदर एंड डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स। ठीक, उसके बाद में बोल रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं समूहकृत होकर समूह बनाने लगती हैं, कोशिकाएं समूह बना लेती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, और जो शरीर के जो अंग हैं उसके अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। ये भी सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मज बनता है, जो विकसित होकर को भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। द जाइगोट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलप्स एंड चेंजेस इनटू द एम्ब्रॉय। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द एम्ब्रॉय गेट्स इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड कंटिन्यूज टू डेवलप। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित हो जाता है। तो चारों के चारों कथन इसके अंदर सही हैं भाई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऐसे होगी जबरदस्त तैयारी। आजकल ऐसे नहीं पूछा जाता भाई, आरबीसी का कितना काल होता है, हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, ये सब नहीं आता आज के टाइम में। भूल जाओ मेरे दोस्तों अगर आपको कोई ऐसे पढ़ा रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। चूजे में उष्मायन अवधि लगभग कितनी होती है, कितने दिनों तक होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इनकम्बेशन पीरियड इन ए चिक। चूजे में उष्मायन अवधि लगभग 21 दिनों की होती है। ठीक है, पहले दिन क्या बनेगा, अंडा बनेगा। 7वें दिन आप देख रहे हैं थोड़ी सी ऐसे सेक देगा, 14वें दिन ऐसे रहेगा, 18वें दिन, 20वें दिन और 21वें दिन ये बाहर निकल जाएगा, अंडे से बाहर निकल जाएगा। आपने देखा होगा अंडे के ऊपर एक कवच रहता है। ठीक है, अंडे के ऊपर कवच रहता है, जैसे मुर्गी अंडा देती है, तो मुर्गी का जो अंडा है उसके अंदर चूजा बनने के लिए, चिक बनने के लिए लगभग 3 सप्ताह का टाइम लगता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जब तक अंडे के ऊपर मुर्गी ऊपर नहीं बैठेगी, यानी कि उसको हीट नहीं देगी,
भाई आपने देखा कोई पक्षी अंडे दे करके उनके ऊपर बैठा रहता है, आएगा उनके ऊपर बैठ जाएगा। वो क्यों बैठा रहता है? जब तक जो टेम्परेचर उस अंडे को चूजा बनने के लिए चाहिए, जब तक वो उसको नहीं मिलेगा, तब तक उसके अंदर बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है? तो एक अवधि होता है, एक टाइम होता है विकसित होने में, तो लगभग कितना टाइम लगता है? 21 दिन का टाइम लगता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? व्हाट आर द एनिमल कॉल्ड दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस? शेर, कुत्ता, गाय, डॉल्फिन। यानी कि उनको फ्रेगमेंटर्स कहा जाता है, या विविपेरस जरायुज कहा जाता है, ओविपेरस कहा जाता है, या ओवोविवेरस यानी कि अंड जरायुज कहा जाता है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? जरायुज बोलेंगे, यानी कि विविपेरस बोलेंगे। भाई विविपेरस वो जीव होते हैं जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं और शिशु माँ के शरीर के अंदर विकसित होते हैं। विविपेरस आर एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड द यंग वन डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी, यानी कि अंदर अंदर विकसित होते हैं, बाहर नहीं। जैसे मैंने आपको उभयचर का बताया था, उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उन जीवों को कहा जाता है जो शिशु संततियों को, यानी कि जो यंग वन को अपने को जन्म देते हैं, यानी कि जो बच्चा देते हैं, अंडा नहीं बच्चा देते हैं। ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? विविपेरस बोलते हैं। और जो अंडे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। ठीक है? अंडपरजक जो अंडे देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस। और जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम जरायुज बोलते हैं। जैसे डॉल्फिन है, डॉल्फिन अंडे नहीं देती है। गाय है, शेर है, कुत्ता है, आदमी है। ठीक है? नेक्स्ट, अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? अभी तो बताया भाई, अंडे देने वाले जानवरों को अंडपरजक कहा जाता है। अंडपरजक यानी कि ओविपेरस वे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं और उनके अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स एंड देयर यंग वंस हैच फ्रॉम दोज एग्स। और मैंने आपको बताया कितना टाइम लगता है? लगभग मेरे दोस्तों 21 डेज का टाइम लगता है। मुर्गी, डक, टर्टल, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सब ओविपेरस हैं, ओविपेरस। ठीक है? नेक्स्ट बताइए, टेडपोल मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेडपोल निम्नलिखित में से किसकी प्रारंभिक अवस्था होती है? टेडपोल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेडपोल द लार्वल स्टेज होती है? लार्वल स्टेज, सॉरी, देखिए मेंढक होता है, मेंढक मेंढक का जो अंडा होता है ना, वो इस प्रकार का होता है, अगर आपने देखा हो। ठीक है? ये मेंढक का अंडा होता है और ये मेरे दोस्तों ये टेडपोल है। ठीक है? ये टेडपोल है। पिछले पैर निकलना, धीरे धीरे पैर निकलेंगे और अपर पैर निकलना, फिर उसके बाद में वयस्क मेंढक, मेंढक बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से बनता है मेंढक। ठीक है? ये अंडा होता है, अंडा, और बाहर शुक्राणु बाह्य निषेचन के कारण होता है। मेंढक का जीवन चक्र दिया गया लाइफ साइकिल ऑफ एग्स। तो पहला ऑप्शन लगाओगे, पहली बात तो ए ऑप्शन लगाओगे इसके अंदर। ठीक है? ये गलत है यहाँ पे, ए ऑप्शन। टेडपोल मेंढक का लार्वा चरण होता है, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं? लार्वल स्टेज बोलते हैं, जो समय के साथ परिवर्तन यानी कि मेटामॉर्फोसिस होकर के वयस्क मेंढक बनता है। अंडे, अंडे से थोड़ा टेडपोल बनेगा, टेडपोल से फिर आपका पिछले पैर निकलेंगे। ठीक है? फिर आपको अगले अगले पैर निकलते हुए दिखाई देंगे, फिर एक अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है? जैसे आपने कई बार तालाब में देखना कभी, या कोई झरने में अगर आप जा रहे हो जहां पर मेंढक के बहुत सारे टेडपोल आपको तैरते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे ही मेंढक का निर्माण होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? हाउ डज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन अमीबा? अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? देखिए, पेरेंट अमीबा यानी कि माता अमीबा। ठीक है? फिर ये जो पेरेंट अमीबा है, ये न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, यानी कि इसका जो केंद्रक है वो इसका क्या हो जाएगा? देखो, विभाजन हो गया। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, फिर इसका जो शरीर है ऐसे दो भागों के अंदर ऐसे बंट जाएगा, साइटोप्लाज्म। फिर दो संतति अमीबा बनेगा, टू डॉटर अमीबा बनेगा। ठीक है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वि विभाजन। हाउ डज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन अमीबा? द्वि विभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओनली थर्ड,
ओनली थर्ड मेरे दोस्तों। पहले अमीबा जो पेरेंट अमीबा है उसके अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, शरीर का विभाजन होगा, फिर टू डॉटर अमीबा बनेगी। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, यानी कि अलैंगिक जो जनन है वो द्वि विभाजन होता है, यानी कि बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन के द्वारा होता है जिसमें एक अमीबा दो समान संतति अमीबा में विभाजित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? हाइड्रा के अंदर पूछा गया हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्यूर इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर होता है भाई मुकुलन, यानी कि जिसको आप बडिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन यानी कि मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। इसमें शरीर पर एक उभरा कली बनती है जो विकसित होकर के नया हाइड्रा बन जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर के अंदर। ठीक है, हाइड्रा में लैंगिक जनन मुख्यतः बडिंग के द्वारा होता है हाइड्रा के अंदर। ठीक है, जिसमें शरीर पर कली बनती है और नया हाइड्रा बन जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा ऑक्कर मेनली बाय बडिंग इन विच ए बड फॉर्म्स ऑन द बॉडी एंड डेवलप इनटू ए न्यू हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट बताइए, ईस्ट में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है? ईस्ट यानी कि जिसको आप खमीर भी बोलते हैं। ईस्ट में भी किसके कारण होता है? बडिंग के कारण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ईस्ट में लैंगिक जनन यानी कि मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। इसमें एक छोटी कली मुड मूल कोशिका पर बनती है और बढ़ करके अलग होकर नई ईस्ट बनाती है। जैसे एक ये ईस्ट है तो ये छोटे छोटे के अंदर डिवाइड हो जाएगी, बड कली जिसको आप बोलते हैं। देयरफॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट ऑक्यूर्स इन बडिंग। तो बडिंग के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो किसके कारण होता है? मुकुलन के कारण होता है, बडिंग के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, डोली स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला कलोन। डोली मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया डोली की कहानी। डोली एक भेड़ का नाम था। ठीक है, डोली किसका नाम था? भेड़ का नाम था। क्लोनिंग किसको बोला जाता है? क्लोन एक ऐसी विधि होती है जिसे क्या किया जाता है, किसी भी सेल का या किसी भी पशु का या किसी भी चीज का जीवित जो भाग है उसको एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्लोनिंग बोलते हैं। तो डोली एक भेड़ थी जिसे 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। डोली क्या थी? एक भेड़ थी। पहला क्लोन एक भेड़ था मेरे दोस्तों। यह वयस्क शरीर की कोशिका को क्लोन करके बनाया गया पहला स्तनधारी था। डोली का निर्माण सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी कि SCNT तकनीक से किया गया था। डोली स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला क्लोन किसका था? भेड़ का क्लोन था। और उस भेड़ को क्लोन को जो नाम दिया गया था वही डोली नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, यानी कि वही मैंने आपको बताया भाई, डोली की क्लोनिंग करते समय, डोली भेड़ की क्लोनिंग करते समय जो मादा जो भेड़ थी और उसका जो स्तन था उसकी ग्रंथि से, उसकी ग्लैंड से एक कोशिका को इकट्ठा किया गया। ठीक है, उसके द्वारा ही यानी कि कृत्रिम तरीके से उसको बनाया गया, आप यही बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। अभी हम बढ़ रहे हैं किशोर अवस्था की ओर। चैप्टर हमारा किशोर अवस्था की ओर स्टार्ट हो चुका है। एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, लंबाई है 120 सेंटीमीटर। वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? देखिए, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। अगर आपकी आयु है मान के चलो 9 वर्ष और एक टाइम होता है, एक टाइम पर के आकर के आपका जो शरीर है वो बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि आपकी हाइट वहीं पे रुक जाती है, ज्यादा उससे बढ़ती नहीं। जैसे आप 5.5 फीट के हो तो ऐसा नहीं कि आप भाई जब 60 साल के हो गए तो 6 फीट के हो जाओगे, नहीं, कोई कोई रेयर चांस रहता है ऐसा। एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है या लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति कर उसकी अनुमानित लंबाई कितनी होगी? उसकी अनुमानित जो लंबाई होगी वो 160 सेंटीमीटर होगी। फिर बता रहा हूं, इसको आप कैसे निकालोगे? मान के चलो अभी आपका बच्चा है आपके घर में 10 साल का। ठीक है, 10 साल का बच्चा आपके घर में है और उसकी जो लंबाई है वो है 130 सेंटीमीटर। और मैं आपसे पूछूं कि जब वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि एक उम्र होती है भाई, इस साल तक आपकी लंबाई बढ़ती है, इतने साल तक
आगे जाके रुक जाती है। तो आपको किस तरीके से निकालना है, अगर आपकी बच्चे की हाइट अभी 130 सेंटीमीटर है तो उसको 75 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके बच्चे की आगे जाके अनुमानित क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। जैसे मैं निकालूं 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है, 13 चौके 52 यानी कि 520, 520 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो इसको डिवाइड कर लेना लगभग, यानी कि 170 के आसपास जो है 173 सेंटीमीटर के आसपास आपके बच्चे की हाइट बनेगी। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर इस तरीके से निकालते हो आप। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। पहला दिया गया है उपयुक्त में से सही नहीं है, सही नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, अपने देसी भाषा में बोलते हैं भाई, लड़कियां लड़कों से पहले जवान हो जाती हैं, यानी कि लड़की जल्दी ऐसा दिखती है कि शादी के लायक होगी, लेकिन लड़का नहीं दिखता। शुरू में जो लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा अधिक गति से या अधिक जल्दी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 साल की आयु तक दोनों के दोनों, लड़का हो या लड़की, अपनी अधिकतम जो उनकी हाइट है वो प्राप्त कर लेते हैं। 18 साल के बाद बहुत रेयर ही रहता है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन बहुत कम, ठीक है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की कम है, ठीक है। कोई जब वो जवान होते हैं यानी कि यौवन अवस्था में होते हैं तो ज्यादा गति से बढ़ते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो हाइट है वो कम गति से बढ़ती है, लेकिन जब वो छोटे रहते हैं तो बड़ी हाइट से वो बढ़ते हैं और बाद में जाके उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि करती है। तो शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं, ये गलत है। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कभी, जैसे आपके कोई बच्चा है, उसकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके जो हाथ और पैर हैं, बोलते हैं ना भाई तू तो इतना छोटा है, तेरे को इतने बड़े साइज के जूते आ रहे हैं, उसके पैर और हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन अन्य जो अंग हैं उसको छोटे रहते हैं, ठीक है। तो परंतु लगभग 18 साल की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। तो शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। केवल और केवल सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, सही नहीं है पूछा तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, लंबाई में एकाएक वृद्धि किसके दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। द मोस्ट नोटिसेबल चेंज दैट ऑकर्स एज ए सडन इंक्रीज। अगर आपकी हाइट के अंदर जब अचानक से वृद्धि होती है तो वो अवस्था कौन सी होती है, वो होती है पबरेटी, यानी कि यौवन आरंभ बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, यौवन आरंभ या एडोलसेंट। एकाएक वृद्धि के दौरान होने वाला सबसे अधिक, किशोर आरंभ आप बोल सकते हो भाई, यौवन आरंभ, किशोर आरंभ। यहां पे अगर मैं बोलूं, जो आपकी शरीर की लंबी लंबी हड्डियां, हाथ पैर हड्डी, उनकी लंबाई के अंदर वृद्धि होती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे यौवना आरंभ आना चाहिए, पबरेटी आना चाहिए, ठीक है, यौवना आरंभ आना चाहिए भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। शरीर में यहाँ पे लिखा है एडोलसेंट, ठीक है, किशोर आरंभ नहीं, यौवना आरंभ आप बोलोगे, ठीक है, यौवन अवस्था में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। किशोर अवस्था में स्वरयंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। आपने देख रहे यहाँ पे आपका जो गला है यहाँ पर देखोगे, ठीक है, कंठमणि, एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, जो आपके ऊपर उठाओगे ना ऐसे उठा हुआ रहता है, इसका बोलते हैं एडम एप्पल्स। क्या बोलते हैं, एडम एप्पल्स, ठीक है। ये आपका लैरिंक्स है, यानी कि वॉइस बॉक्स है, पूरा का पूरा जबड़ा यहाँ पे खोला गया है। जो भी आपकी एक गर्दन का वाला जो हिस्सा है, गला वाला है, ऊपर होती है हायोड बोन, ठीक है, और यहाँ पे होती है ये आपकी कंठमणि, एडम्स एप्पल, थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे, ठीक है, और इसके नीचे का जो भाग है उसको लेरिंक्स बोलते हैं और यहाँ पे आपकी श्वास नली होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। किशोर अवस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स
स्वर यंत्र आप देख रहे हैं ये वाला, या जिसको आप लैरिंक्स बोलते हैं, उसमें वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसको कंठमणि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये भी सही है, किशोर अवस्था में स्वर यंत्र लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। तो दोनों के दोनों कथन इसके अंदर, किशोर अवस्था में लड़कों का स्वर यंत्र बड़ा और उभरा हुआ होता है, विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। बड़ा तो नहीं बोलेंगे, उभरा हुआ बोलेंगे। ठीक है, तो केवल और केवल इसमें पूछा गया कि सही कथन कौन सा नहीं है, पहला सही नहीं है। ठीक है, किशोर अवस्था में लड़कों का जो स्वर यंत्र है, जो लैरिंक्स है, वो क्या होता है, उभरा हुआ हो जाता है, बड़ा नहीं उभरा हुआ, उभर जाता है वो। ठीक है, तो लड़कों में बढ़ते कंठ को क्या बोलेंगे, उसको जो बड़ा हुआ है उसको कंठमणि बोलेंगे। केवल और केवल इसमें से सही कौन सा नहीं है, पहला सही नहीं है, पहला इसके अंदर सही नहीं है। ठीक है, लेकिन लड़कियों के अंदर आपको बहुत छोटा दिखाई देगा, बाहर से तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लड़कों का जो स्वर है वो, इसलिए लड़कों की जो आवाज है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया, हम इसको एडम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम सेपल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, लड़कों में किशोर अवस्था के दौरान गले में जो थायराइड उपास्थि यानी कि थायराइड जो कार्टिलेज है वो बड़ी हो जाती है, जिसे गले के सामने की ओर एक उभरा हुआ भाग बन जाता है, जिसे एडम सेपल कहा जाता है, जैसे आप ये देख रहे होंगे। नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। भाई आंसर क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है कि निम्नलिखित सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारतव वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। ठीक है, मस्तिष्क का अधिकतम विकास शैशव अवस्था में होता है। देखिए, इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। केवल और केवल पहला कथन इसके अंदर सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जनरली द वॉइस ऑफ गर्ल्स इज द हायर पिच व्हाइल द वॉइस ऑफ द बॉयज इज डीप, कम रहेगी। ऐसे बोलते हैं ना, लड़कियां बहुत चिल्लाती हैं। ठीक है, मन पे मत लेना भाई लड़कियों। ठीक है, लेकिन ऐसा आपने भी सुना होगा कि लड़कियों की जो आवाज है बड़ी तीखी होती है लड़कों से। ठीक है, एकदम ज्यादा उनकी सुरीली आवाज होती है। ठीक है, जनरली द वॉइस ऑफ द गर्ल इज ऑफ हायर पिच व्हाइल द वॉइस ऑफ द बॉय इज डीप। ठीक है, यानी कि लड़कियों का जो स्वर है उच्च स्वर होता है, वो तेज तीखी आवाज होती है, लेकिन लड़कों का जो एक डीप आप बोल सकते हैं, गहरा स्वर होता है। ठीक है, मस्तिष्क का अधिकतम विकास शैशव अवस्था में होता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ओकर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे दोस्तों केवल और केवल पहला लगाओगे, ये नहीं लगाओगे। मैक्सिमम डेवलप्स ऑफ द ब्रेन ओकर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, शिशु अवस्था में नहीं होता है, बाद में जाके ही आपका विकास होता है शरीर, ये इसका मस्तिष्क का। ठीक है, तो डेवलप बोलते हैं ना, अभी बच्चे में थोड़ी होता है। अब बोलोगे अभी इसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, बच्चे का दिमाग धीरे धीरे धीरे, शिशु अवस्था बोल रहे हो, शैशव अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चे का दिमाग धीरे धीरे डेवलप होता है, तो शैशव अवस्था में, शिशु अवस्था में नहीं होता है। केवल और केवल इसके अंदर जो सही स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बताइए। मस्तिष्क का अधिकतम विकास किसके अंदर होता है? क्वेश्चन भी आ गया, ये किशोर अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, इन्फेंसी शैशव अवस्था, फिर बाद में मेरे दोस्तों यहाँ पे देखोगे गर्भ अवस्था की पहली तिमाही, फर्स्ट टाइम सेटर ऑफ प्रेगनेंसी, फिर शैशव अवस्था, फिर किशोर अवस्था, और स्कूल जाने की आयु, स्कूल गोइंग एज। ठीक है, तो मस्तिष्क का विकास जन्म से शुरू होकर किशोर अवस्था तक तेजी से होता है, और उसका अधिकतम विकास किशोर अवस्था में ही होता है, एडोलसेंस में ही होता है। ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी रहेगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा उत्प्रेरित और नियंत्रित होते हैं? देखो, किशोर अवस्था में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं। जब आप बड़े होते जाते हो हार्मोन चेंज जाते हैं आपके शरीर के अंदर। हार्मोन क्या होते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? जो आपकी इंटरनल ग्लैंड है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, उनके द्वारा वो स्रावित किए जाते हैं।
और यौवन आरंभ के साथ ही जब आपकी यौवन अवस्था चालू होती है, जो पुरुष हार्मोन है और जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, उसका स्त्रावण प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और ये लड़कों के अंदर परिवर्तन का एक कारण है। लड़कों के अंदर क्या है, परिवर्तन का एक, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगाए गए हैं, तो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा उत्प्रेरित और नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन लगाने थे यहाँ पे हार्मोन और अंत्यस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, हार्मोन और अंत्यस्त्रावी ग्रंथि। तो ए और पहला और दूसरा सही होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन हार्मोन और अंत्यस्त्रावी ग्रंथियों के दौरान, यानी कि हॉर्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण होता है, ठीक है। अंत्यस्त्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड्स अधिवृक्क ग्रंथि, पैनक्रियाज अग्नाशय और एक मेरे दृष्टि गोनाड्स, ठीक है। ये सब आपकी कैसी हैं? अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां। एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि बताइए अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां कौन सी है, तो पिट्यूटरी, थायराइड और थायराइड ग्रंथि, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड्स, अग्नाशय, ये सब क्या है? अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां हैं। किशोर अवस्था के दौरान देखे गए परिवर्तनों में से कौन सा लड़कों के साथ नहीं जुड़ा है? लड़कों के साथ हाई पिचेज वॉइस और ग्रोथ इन मस्टेच, ऊंचाई में वृद्धि, चौड़े कंधे। भाई ये तो आपने देखा होगा, जैसे जैसे एक लड़का बड़ा होगा तो उसके कंधे भी चौड़े होंगे, ब्रॉड शोल्डर होंगे, और ग्रोथ ऑफ मसेज यानी कि उसके जो मूछें हैं, मूछ भी आ जाएंगी, मूछों का दिखना, ऊंचाई में वृद्धि होगी, चौड़े, लेकिन उसकी आवाज तीक्ष्ण आवाज नहीं होगी, आवाज उनकी भारी हो जाती है, हाई पिचेस, ठीक है, नहीं रहती है उनकी। ड्यूरिंग द एडोलसेंस द वॉइस ऑफ द बॉयज बिकम डीप, डीप हो जाती है, नोट हाई पिच्ड। तो ए ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है, केवल और केवल 1 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डीप हो जाती है। किशोर अवस्था के दौरान विकसित द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण, द्वितीयक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, केवल लड़कियों में विकसित अभिलक्षण, केवल लड़कियों में, केवल लड़कों में, लड़का और लड़की दोनों में लैंगिक अंगों के विकास से संबंधित अभिलक्षण। तो हम इसका राइट ऑप्शन क्या बोलेंगे? लड़का और लड़की में विकसित अभिलक्षणों में अंतर, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। 10वीं क्लास के अंदर है ये क्वेश्चन, उठा के देख लेना। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, डिफरेंस इन बोथ, डिफरेंस इन बोथ, ओनली इन बॉयज, ओनली इन गर्ल्स, या डिफरेंस इन बोथ, दोनों के अंदर आएगा भाई, डिफरेंस इन बोथ, लड़का और लड़की दोनों के अंदर, यही इसने पूछा है। वैसे ऑप्शन नंबर सी ही लगाओगे इसका, दोनों के अंदर अंतर, ठीक है। देखो लड़के में क्या हो जाएगा? आवाज भारी हो जाएगी, ठीक है, चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, कंधे चौड़े हो जाएंगे, मांसपेशियों का विकास हो जाएगा, शरीर पर बाल आ जाएंगे। लड़कियों के अंदर क्या होगा? सतनों का विकास होगा, कुल्हों का चौड़ा होना, मासिक धर्म आरंभ होना, शरीर पर बाल आना और त्वचा में परिवर्तन। किशोर अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षण विकसित होते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस ऑक्यूर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप। तो राइट ऑप्शन सी रहेगा, लड़के और लड़के दोनों के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यौवन आरंभ के दौरान वृषण के कार्य हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यौवन आरंभ के दौरान, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ टेस्टेज ड्यूरिंग एडोलसेंस? ठीक है, ये मानव के अंदर होते हैं, नर के अंदर होते हैं। अगर ये क्या होते हैं मेरे दोस्तों? टेस्टिज आप इनको बोलते हैं, ठीक है। जनन कोशिकाओं का निर्माण यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। वृषण क्या करते हैं? टेस्टिज क्या करते हैं? टेस्टिड प्रोड्यूस स्पर्म सेल, स्पर्म सेल का निर्माण करते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करते हैं, टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, स्त्राव करते हैं। एस्ट्रोजन का स्त्राव क्या करते हैं? ये नहीं। तो केवल और केवल इसने पूछा है कि वृषण के कार्य इनमें से कौन सा है, ठीक है। जनन कोशिकाओं का निर्माण, टेस्टिड प्रोड्यूस स्पर्म सेल, जनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं करते हैं भाई, पहला तो गलत है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्पर्म सेल को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव, ये बिल्कुल सही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करते हैं? स्त्राव करते हैं, यानी कि सेक्रेट करते हैं, तो बी सही है। एस्ट्रोजन का स्त्राव ये भी नहीं है, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। ओनली टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट बताइए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यौवन आरंभ के दौरान अंडाशय के कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ओवरी ड्यूरिंग पबरेटी? यौवन आरंभ के दौरान, ठीक है, यौवन आरंभ के दौरान फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जनन कोशिकाओं का निर्माण, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंडाशय के कार्य, ओवरी के कार्य इनमें से हैं, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन का स्त्राव, ठीक है, एस्ट्रोजन का स्त्राव
टेस्टोस्टेरोन का नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन का तो नर के अंदर होता है भाई, टेस्टोस्टेरोन का नर के अंदर होता है, मादा के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ए भी सही है और सी भी सही है, केवल पहला और तीसरा। अंडाशय का कार्य जनन, कोशिकाओं का निर्माण और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करना। टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव मुख्यतः वृषण यानी कि टेस्टिस के द्वारा, न कि अंडाशय के द्वारा, ओवरी के द्वारा नहीं, टेस्टिस के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मानव यानी कि नर के अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, और एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर होता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए भाई। ठीक है, पहला क्या बोला है, लैंगिक हार्मोन गुण लैंगिक लक्षण के उत्तरदायी होते हैं। सेक्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल, देखिए जो आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, वो आपका जो क्या करती है, लैंगिक हार्मोन को, सेक्स हार्मोन को कंट्रोल में रखती है। फिर दोबारा बता रहा हूं, जब भी सेक्स करते हैं तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, और वही आपके सेक्स को क्या करती, कंट्रोल करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्स हार्मोन को कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, सेक्स हार्मोन जो इसको बोलते हैं, सेक्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेक्स हार्मोन आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स सेक्रेटरी बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोनों सही है इसके अंदर, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर क्या होते हैं, दाढ़ी आ जाती है आदमी में, मूंछ आ जाती है, भारी आवाज हो जाती है, मांसपेशियों का विकास हो जाता है। ठीक है, और महिलाओं के अंदर कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, सतनों का विकास होता है, मुलायम त्वचा, गौण लैंगिक लक्षण। तो सेक्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी के ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं मेरे दोस्तों, हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, और उसी के द्वारा ही ये कंट्रोल किया जाता है इस हार्मोन का, किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, महिलाओं में जनन आयु तब शुरू होती है, रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल बिगिंस व्हेन दे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, बॉडी वेट इंक्रीज या हाइट इंक्रीज। महिलाओं में जनन आयु तब शुरू होती है जब उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। महिलाओं में जनन आयु की शुरुआत मासिक धर्म शुरू होने से होती है। मासिक धर्म शुरू होना इस बात का संकेत है कि लड़की का शरीर प्रजनन के लिए तैयार हो रहा है। टू स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स दैट गर्ल्स बॉडी इज मैच्योरिंग एंड रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। जनन आयु की शुरुआत मासिक धर्म शुरू होना, द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, केवल और केवल पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे टीचर आपको खुल के नहीं बताते, लेकिन मैं एक एक चीज आपको एकदम खोल के बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई को पढ़ाई के जरिए से देखना होता है। ठीक है, जब तक मेरे दोस्तों आपको पढ़ाई के प्रति सच्ची ईमानदारी, श्रद्धा नहीं रहेगी तो सक्सेस नहीं हो पाओगी। पढ़ाई को पढ़ाई के जरिए से देखना है, अपने दिमाग को एकदम सब नेगेटिविटी निकाल करके ओनली पढ़ाई करनी है, तभी सक्सेस होते हैं जिंदगी के अंदर। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े महान पुरुष ऐसे नहीं बनते हैं, वो नेगेटिव चीजों को दरकिनार करते हैं, तभी वो उनके अंदर पॉजिटिव चीजें आती हैं। जब आपके दिमाग में पॉजिटिव चीजें आएंगी तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी, आपका दिमाग जल्दी काम करेगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव एज, 10 से 12 साल की एज में यौवन आरंभ होता है। जनन अवस्था 45 से 50 वर्ष तक रहती है। ठीक है, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ, यौवन आरंभ यानी कि 10 से 12 वर्ष में शुरू हो जाता है, उनको मेंस्ट्रुएशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। ठीक है, ये भी सही है और पहला भी सही है। इन मेल्स द मैच्योरिटी एंड प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ज्यादा टाइम तक रहता है महिलाओं की अपेक्षा। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र निर्मित हो सकता है तथा उसके अनियमित होने में कुछ समय लग सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी रेगुलर इनिशियली एंड मे बिकम इरेगुलर लेटर। भाई हो सकता है कि आपके अंदर मासिक धर्म आए, मेंस्ट्रुएशन आए शुरू में, ठीक है, रेगुलर भी हो जाए 2-3 महीने तक, लेकिन बाद में हो सकता है वो बंद भी हो जाए, इरेगुलर हो जाए, हर 3-3 महीने बाद आने लग जाए, 2-2 महीने बाद आने लग जाए, लेकिन एक टाइम पीरियड आएगा जब वो रेगुलर हो जाएंगे। तो केवल और केवल कौन सा,
पहला और दूसरा इसके अंदर सही रहेगा। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र नियमित हो सकता है और उसके अनियमित होने में कुछ समय लग सकता है। ठीक है, तो केवल और केवल पहला और दूसरा सही रहेगा। मे बी रेगुलर इनिशियली, ऋतुस्राव चक्र नियमित हो सकता है इनिशियल, एंड मे बी इरेगुलर लेटर, अनियमित हो सकता है। प्रारंभ में यहाँ पे बोला गया रेगुलर हो सकता है, शुरू में क्या हो सकता है, ऋतुस्राव चक्कर रेगुलर हो, नियमित नहीं हो सकता भाई, अनियमित हो सकता है, ये गलत दिया गया यहाँ पे, इरेगुलर हो सकता है। लेकिन बाद में जब थोड़े परिपक्व हो जाते हैं तो बाद में वो रेगुलर हो जाते हैं, हर 28 दिन के बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो पहला और दूसरा इसके अंदर क्या है, सही है, थर्ड इसके अंदर गलत है। शुरू में आपका नियमित नहीं हो सकता, अनियमित, इरेगुलर हो सकता है मेंस्ट्रुएशन, बाद में वो रेगुलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों के अंदर निहित होता है। नेक्स्ट है, स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है, और इसका आंसर मेरे दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये 596 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा नहीं गया 596। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये थी हमारी मेरे दोस्तों ग्रुप डी की धाकड़ सीरीज, धाकड़ क्लास। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ में, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और सभी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करते रहिए।